हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का 2 मार्क्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के आए, यानी जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं बच्चों हम लोग। वैसे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में 100% बच्चों यहां से आपको हूबहू बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको पूरी तरह से एंड तक देखेंगे। आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बहुत सारे छोड़ भी देते हैं, है ना। तो बिल्कुल आप इस क्लास को एंड तक देखिए, आपका एक भी प्रश्न आपको इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हम लोग इसको पार्ट वाइज में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चे आप लोग एंड तक इस क्लास को जरूर देखें एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग जम करके शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी हेल्प हो पाएंगे। एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही मजे आने वाला है क्लास में, ठीक है। चलिए थोड़ी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, है ना। थोड़ा सा हम लोग इसको सही कर लेते हैं जो प्रॉपर तरीके से आपको दिखेंगे। बच्चों देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र नगरों के नाम आपको बताना है। देखिए हड़प्पा सभ्यता हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे जो है उसके नगर थे, ठीक है। उसमें से प्रमुख 4 केंद्र नगरों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। जो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, और आप लोग को 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो कितने मार्क्स का होता है, ये 2 मार्क्स का होता है। और ये आप लोग को कई बार एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आपको जो है पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख अगर केंद्र की अगर बात किया जाए बच्चों, तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा, जिसका खोज कब हुआ था बच्चों, 1921 में किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया था। उसके बाद दूसरा अगर बात किया जाए बच्चों, इसका खोज 1922 में किया गया था। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। प्रमुख केंद्रों में से एक है बच्चों मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, ठीक है। उसके बाद कालीबंगान हो गया। तो ये 4 आप लोगों को मैंने क्या बताया, प्रमुख नगर है ये किसका, यानी हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों पढ़ा था बच्चों, आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए, इससे पहले मैंने आपको कई बार बताया है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था, जिसके नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं लोथल। बच्चों ये कहां पे स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। कालीबंगान है ना, ये कालीबंगान कहां पे स्थित है, राजस्थान में, ये चीज भी आप लोगों को पता है। ये सभी हड़प्पा के प्रमुख नगर थे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। आपको जो है ये क्वेश्चन जो है कई साल लगातार जो है कई सालों से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग देखिए क्वेश्चन बैंक में आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग भी जो बच्चों नोट कर लीजिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये काफी यहां से जो है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एमसीक्यू में खास करके ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागर के विषय में लिखिएगा। बच्चे बताइएगा मोहनजोदड़ो में विशाल जो अन्नागर के विषय में आपको बताना है। तो मोहनजोदड़ो का अन्नागर समझ रहे हैं, अन्नागर यानी उसको कहा जाता है जहां अनाज रखने के लिए बच्चों है ना घर बनाया जाता है, उसको अन्नागर कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो में से जो है इसका साक्ष्य मिला था, किसका, यानी अन्नागर का। यानी जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई तब जो है मोहनजोदड़ो में बच्चों किसका, यानी अन्नागर का जो साक्ष्य मिला था। इसमें क्या रखने के लिए है ना, गेहूं चावल यानी अनाज रखने के लिए इसका जो है बच्चों ये किया गया था, ठीक है। और बता दिया आपको कि इसमें आपको ध्यान से देखना है कि मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागर के साक्ष्य मिले, ठीक है। मैंने जो बताया आपको, अन्नागर 6 जो है कमरों के 2 कतारों में मिले हैं। 6 जो है क्या कमरों का था और 2 कतार में मिला था, ठीक है। जैसे इस टाइप का मिला था, ठीक है। 2 कतार में मिले थे, 6 कमरा का था, ठीक है। चलिए तो 2 कतार में देखने को मिला था, है ना। इन अन्नागर के बाहर जो है चबूतरे भी मिले हैं। इन बाहर मतलब क्या मिला था, यानी बाहर चबूतरे भी मिले हैं जहां अनाजों को सुखाया जाता था। चबूतरे पर क्या किया जाता था, अनाजों को सुखा करके बच्चों अन्नागर में रख दिए जाते थे, ठीक है। इन अन्नागरों में किसानों से कर के रूप में अनाज प्राप्त कर उसे रखा जाता था। यानी जो किसान से जो अनाज का जो कर लेते थे, जो टैक्स लेते थे, वो टैक्स जो बच्चों अनाज के रूप में लेते थे, और वो अनाज को जो बच्चों सुखा करके वो अन्नागर में रखे जाते थे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं, है ना। उसके बाद फसलों की बर्बादी या उत्पादक कम होने पर नगरों के लोगों में यहाँ के अनाज का वितरण किया जाता था। जब जो है क्या, यानी जब उपज नहीं होता था, जब उपज कम होता था, ठीक है, जब अनाज का जो है क्या, यानी उत्पादक कम होता था, तो नगरों में जो है ये सभी अनाज को जो वितरण किया जाता था, यानी बांटा जाता था, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बताया मैंने, फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागर के विषय में बताया मैंने, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो अन्नागर हो गया, है ना। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा वहां आपका स्नानागार होगा। तो ये स्नानागार भी जो है कहां से मिला था बच्चों, वही मतलब मोहनजोदड़ो से मिला था, और अन्नागर भी जो है मोहनजोदड़ो से मिला था। अब देखिए बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है ना।
क्वेश्चन इसमें कहा जाता है कि लोथल बच्चों कहाँ पे स्थित है ना, लोथल कहाँ पे स्थित है, इतिहास में अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है। तो लोथल के बारे में सब बच्चे बहुत ही आसान तरीका से आप लोग जानते हैं। लोथल बच्चों कहाँ पे है, गुजरात में, ये तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा, मैंने अभी आपको हाल ही में बताया है ना। लोथल गुजरात में स्थित है, हड़प्पा कालीन जगह है ये। क्या लोथल क्या है, हड़प्पा कालीन जगह है। इतिहास अध्ययन में जब हम हड़प्पा कालीन लोगों के बाहरी दुनिया से व्यापार एवं संपर्क के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो लोथल हमें कई साक्ष्य जो है मिलते हैं। लोथल से हमें कई प्रकार के जो है बच्चों साक्ष्य मिलता है। जब अगर हम खुदाई करते हैं हड़प्पा कालीन लोगों के बारे में, दुनिया से व्यापार एवं संपर्क के बारे में अगर जानेंगे तो बच्चों इसके कई साक्ष्य बच्चों लोथल में जो है मौजूद है। ठीक है, कई साक्ष्य जो है मौजूद है। जैसे कि आपको बेलनाकार मोहरे भी बच्चों कहां से प्राप्त हुआ था, लोथल से ही प्राप्त हुआ था, ये चीजें आपको बताना है। युगल सावधान एवं गोदीवाड़ा आदि बच्चों कहां से प्राप्त हुआ था, लोथल से ही प्राप्त हुआ था, ये चीजें पता ही होगा। और ये कहां पे पड़ता है बच्चों, गुजरात में पड़ता है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हम लोग को बच्चों यहाँ से जो है जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लोथल कहाँ है, लोथल गुजरात में स्थित है। और बच्चे बताओ मैंने क्या बताया, इतिहास अध्ययन में इसका क्या महत्व है, तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम चीजों को आप लोग को समझते हुए चलना है, एक एक चीजों को आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन आपको सॉल्व आता है तो आप लोग फिर से जो है देख लीजिएगा, तो आपका रिविजन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, रिवीजन बहुत ही जरूरी है। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपका जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर कार्बन 14 विधि की अगर बात किया जाए तो कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारण करने की एक वैज्ञानिक विधि है ना। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तिथि का गणना करते हैं, यानी तिथि का निर्धारण किया जाता है किसके माध्यम से, कार्बन 14 विधि के माध्यम से। और इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, कार्बन 14 विधि कहा जाता है, जो बहुत ही आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग देखिए किसी भी वस्तु का कार्बन 14 विधि के माध्यम से कैसे उसका काल का गणना करते हैं, तो उनके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए किसी भी वस्तु में, यानी चाहे वो जीवित कोई भी जीवित वस्तु हो, उसमें जो है कार्बन 12 और कार्बन 14 बच्चों ये समान मात्रा में पाया जाता है, यानी सभी में जो है कार्बन 12 और कार्बन 14 जो है समान मात्रा में पाया जाता है। जब मृत्यु की अवस्था होती है, जब मर जाता है, जब वो वस्तु मर जाता है यानी मृत्यु हो जाता है उसका, तो कार्बन 12 जो बच्चों होता है, मैंने क्या बताया, कार्बन 12 और कार्बन 14 सामान्य मात्रा में पाया जाता है। जब अगर मर जाता है तब कार्बन 12 जो है स्थिर रहता है, यानी जैसे का तैसे ही रहता है। एंड किंतु कार्बन 14 जो बच्चों क्या होने लगता है, धीरे धीरे यानी खत्म होने लगता है। राइट, समझ में आ गया आपका, यानी कार्बन 14 क्या होने लगता है, धीरे धीरे यानी खत्म होने लगता है। कार्बन का अर्ध आयु काल कितना होता है, 55 68 प्लस 90 वर्ष होता है। यानी कार्बन का अर्ध आयु जो निकाला जाता है बच्चों 55 68 प्लस 90 वर्ष होता है ना। अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में C14 की जो मात्रा आधी रह जाती है, यानी C14 की मात्रा यानी कार्बन 14 की मात्रा जो बच्चों धीरे धीरे ये घटते जाती है। जितना कम मात्रा यानी कार्बन 14 की पाई जाएगी, वो उतना ही जो है क्या माना जाएगा बच्चों, प्राचीन माना जाएगा। ठीक से फिर से नोट कर लीजिएगा, जितना यानी कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है, इस जितना यानी कम पाया जाएगा कार्बन 14 की मात्रा, उतना ही जो है जो मतलब क्या है वो क्या है यानी प्राचीन माना जाएगा ना। वस्तु के काल की गणना इसी तरह जो है की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी, मैंने अभी जो आपको बताया है ना, तो उससे उतना ही प्राचीन सभ्यताओं की तिथि का निर्धारण किया जाता है बच्चों। तो इसी तरह से जो बच्चों यानी हम लोग जो है किसी भी चीजों के बारे में हम लोग उसके काल के बारे में हम लोग जान पाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें था और आप लोग बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ गए हैं। तो इसी के माध्यम से हम लोग हड़प्पा सभ्यता में जितने सारे वस्तुओं का जो काल का गणना वगैरह किए, ये सब कार्बन 14 विधि के माध्यम से किया गया। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया बच्चों। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर, आप देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। देखिए हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में बताना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे जो है इसका विस्तार को लेकर के जो है काफी कंफ्यूजन में रहते हैं, है ना। तो ये विस्तार जो है आप लोग को समझना है ना। चलिए, तो विस्तार की अगर बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में विशालतम सभ्यता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता पहले तो मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या माना जाता था, बहुत बड़ा माना जाता था। जब हड़प्पा की यानी जब खोज हुआ हड़प्पा सभ्यता का, तब जो लोगों को पता चला कि यानी हड़प्पा सभ्यता के तरह जो है कोई दुनिया का सबसे बड़ा अगर सभ्यता है तो हड़प्पा सभ्यता ही है, इससे बड़ा कोई जो है सभ्यता नहीं है। ठीक है, अगर हम इसका अगर क्या बात किया जाए बच्चों विस्तार की, देखिए ये हड़प्पा सभ्यता जो था कहां से कहां तक फैली हुई थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। विस्तार तो समझते होंगे आप लोग ना, बहुत ही आसान चीज है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये विशालतम थी, ये उत्तर में जो बच्चों कश्मीर से लेकर यानी उत्तर कहां, कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कहां तक, नर्मदा घाटी के तट तक, है ना। और पश्चिम में कहां, बलूचिस्तान, क्या पड़ता है बच्चों, बलूचिस्तान। पश्चिम तरफ क्या, बलूचिस्तान से लेकर के वो आलमगीरपुर यानी पूरब में कहां, आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश तक ये फैली हुई थी। आलमगीरपुर कहां है बच्चों, उत्तर प्रदेश में फैली हुई थी। ठीक है, ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलो उसके बाद अब बात करेंगे हम लोग क्या, अब हम लोग देखेंगे कुल मिलाकर ये सभ्यता पूर्व से पश्चिम तक कितना है, पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को आप लोग बच्चों बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना। 1600 किलोमीटर है, ठीक है। और उत्तर से जो है दक्षिण तक बच्चों कितना है, 1200 किलोमीटर है। तो इनको भी आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लिए होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत ही मजा आ रहा होगा आप लोग को। अब देखते बच्चों हड़प्पा सभ्यता के 2 विशेषताओं को लिखने। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बताना, उसका 2 विशेषता जो बहुत ही आसान है। आप लोग जानते हैं ये एक नगरीय सभ्यता है, तो ये चीज तो हम लोग जानती हैं। इस सभ्यता के नगरों के बसावट जाल पद्धति के आधार पर था, है ना। सड़क एक दूसरे पर समकोण पर काटते थे, इसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, यानी 90 डिग्री पर काटती थी, है ना। नालिया का जाल बिछा हुआ था, यानी रोड इस तरह का था, ये समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री पर, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हड़प्पा सभ्यता की 2 विशेषताएं थी जो मैंने आपको बता दिया, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है ना। जो इतिहास लिखते हैं तो इतिहास लेखन में जो अभिलेख का है उसका क्या महत्व है बच्चों, इनके बारे में आपको समझना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हम लोग इन चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए इतिहास लेखन में अभिलेखों का अगर महत्व की अगर बात किया जाए तो अभिलेखों से तात्पर्य कि इससे क्या होता है कि पाषाण, धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर जो है खुदे हुए लेख अभिलेखों से जो है तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा जो है धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। उससे पहले आपको समझना है इतिहास लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है, पहले उससे पहले हम लोग समझेंगे। देखिए अगर, है ना, किसी भी, देखिए प्राचीन काल में क्या था, कलम का आविष्कार नहीं हुआ था, कॉपी कलम का आविष्कार नहीं हुआ था। लोग जो है क्या, यानी किसी भी चीज को, चाहे देखिए कोई भी जो है शासक था उसका कोई गाइडलाइन होता था, तो गाइडलाइन कॉपी और कलम के माध्यम से तो वो कॉपी में लिख नहीं रख सकता था, या उस टाइम डिजिटली नहीं था कि कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था और कंप्यूटर में नोट पैड या वर्ड पैड यानी किसी में हम लोग जो है नोट लिख करके रख सकते थे। तो उस टाइम किसी चीज का आविष्कार नहीं हुआ था। तब लोग क्या करने लगे थे बच्चों, पांडुलिपि के माध्यम से बच्चों अपने काल के जो गाइडलाइन होते थे उनको लिख करके रखते थे। लेकिन क्या होता कि पांडुलिपि जो है कुछ साल के बाद जो है क्या होने लगता था, सड़ने लगता था, गलने लगता था, ये खत्म हो जाता था। तो इसको जो है इससे निपटारा करने के लिए बच्चों ये अभिलेख के माध्यम से, अभिलेख जो होता है आपका यानी जो पाषाण यानी जो आपका लुहा हो गया, है ना, या क्या हो गया आपका यानी पत्थर हो गया, उस पे जो है बच्चों यानी लिखे जाते थे, है ना। क्या लिखे जाते थे, अभिलेख के, ये देखिए अभिलेख से तात्पर्य पाषाण, है ना, धातु या मिट्टी के बर्तन आदि पर जो है खुदे हुए लेख अभिलेखों से तात्कालिक राजनीतिक, है ना। तो ये बर्तन के माध्यम से मतलब किसका बर्तन हो या चाहे धातु का, कोई भी धातु हो, चांदी सोना, कोई भी धातु में लिखे जाते थे ताकि ये जो है कभी खत्म ना हो, ठीक है। इसका जो है क्या हम लोग उस शासन के काल के बारे में हम लोग जानकारी पाते थे कि वहां का राजनीतिक स्थिति कैसा था, सामाजिक स्थिति क्या था उस शासन काल का, आर्थिक स्थिति कैसा था वहां का, धार्मिक जीवन कैसी थी। तो ये सब चीजें हम लोग किसके माध्यम से जान पाते हैं बच्चों, वो अभिलेख के माध्यम से जान पाते हैं। अगर अभिलेख ना होता तो हम लोग जो है किसी भी काल के बारे में हम लोग जान नहीं सकते हैं, है ना। चाहे हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जाने तो कैसे जाने, ये अभिलेख के माध्यम से। अभिलेख में अशोक का अभिलेख आप लोग जानते होंगे, अशोक का अभिलेख से हम लोग इतिहास लिखे हैं, अशोक के बारे में हम लोग जो जाने हैं वो किसके माध्यम से जाने, अशोक के अभिलेख से हम लोग जाने हैं, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख द्वारा जो है उसके जो है धम्म में प्रचार, है ना, प्रसार के उपाय, प्रशासन, मान्य पहलू आदि के विषय में जो है बच्चों सहज जानकारी प्राप्त होता है। तो इसका एग्जांपल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि अभिलेख के माध्यम से हम लोग जो है ना किसी भी काल का जो है इतिहास जो है बहुत आसानी से जान सकते हैं। इतिहास लेखन में अभिलेख की महत्ता इससे अभी स्पष्ट होती है कि मात्र अभिलेख ही आधार पर भंडाकर महोदय ने जो है अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयत्न किया था। तो भंडाकर महोदय जो है अशोक का जो इतिहास लिखा था वो किसके माध्यम से लिखा था, वो तो अभिलेख के माध्यम से जो है उसके काल का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में हम लोग जानकारी पाए थे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके स्क्रीन पे आ गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहा जाता है, मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेख के स्रोत के लिखे हैं, मुझे बताइएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यानी मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेख है, उनमें से पहला अभिलेख की अगर बात किया जाए सहवासगढ़, है ना, सहवासगढ़ी। तो ये चीज आपको पता है सहवासगढ़ी का अभिलेख कहाँ पे स्थित है, हाँ, तो ये चीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सहवासगढ़ी आपको बता दे ये जो पाकिस्तान में पड़ता है ना, पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में, ठीक है। उसका गिरनार अभिलेख ये कहाँ पे है बच्चों, गिरनार अभिलेख कहाँ पे है ना। तो ये गिरनार अभिलेख की अगर बात किया जाए बच्चों तो गिरनार अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में, कहाँ पे, गुजरात में है। ये चीजें आप लोग को याद रखना है, गुजरात, है ना। ये मैंने क्या बताया आपको, पाकिस्तान। तो ये देखिए मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेख हैं, उसमें से सहवासगढ़ी बताया मैंने जो कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में। गिरनार जूनागढ़ जो उत्तर प्रदेश है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, है ना, आपको बताना है प्रयाग स्तंभ अभिलेख कहाँ पे है। चलिए तो देखिए आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा वेट करता हूँ। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर लिखा गया है, ये आपको बताया। और ये आपको प्रयाग क्या स्तंभ अभिलेख, प्रयाग आपको इलाहाबाद की अगर बात किया जाए, इलाहाबाद में, इलाहाबाद, ठीक है। चलिए
उसके बाद अगर बात किया जाए, उसके बाद क्या है, यानी दिल्ली टॉपरा क्या स्तंभ अभिलेख, दिल्ली तो दिल्ली में ही होगा। तो ये चारों अभिलेख थे, चारों अभिलेखों के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे। अब बात करते हैं अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इन चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए अशोक के अगर बारे में जानकारी है तो हम लोग जानते हैं कि यह अतीत के इतिहासकार आमतौर पर अशोक के धम्म की व्याख्या लगभग बौद्ध मत के पर्याप्त रूप से करके यह एक संकेतिक करते रहे हैं कि अशोक बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाना चाहता था। यानी अशोक जो है बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाना चाहता था, इसलिए क्योंकि ये जो है धम्म का प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग देशों, अलग अलग कंट्रियों में जो है बच्चों लोगों को जो है क्या भेजे थे, है ना, प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इसका मानना था कि इसको क्या करे, यानी राजधर्म बनाया जाए इसको यानी बौद्ध धर्म को। उसका ऐसा कोई इरादा था कि संध्यात्मक यानी धम्म का उद्देश्य एक ऐसी मानसिक वृद्धि करना, यानी लोगों के अंदर ऐसी मानसिक वृद्धि करना, लोगों के अंदर ऐसे विकास करना जिसमें जो है सामाजिक यानी उत्तरदायित्व, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यवहार, यानी एक दूसरे व्यक्ति को कैसे समझा जाए, है ना, इस तरह का ये जो है उसके अंदर बदलाव लाना चाहता था। कौन, यानी बच्चों अशोक। अत्यधिक महत्वपूर्ण समझा जाए, है ना, एक दूसरे व्यक्ति को जो है प्रति व्यवहार को जो है अत्यधिक समझा जाए, है ना, इसमें मनुष्य की महिमा, है ना, का स्वीकारित होने और समाज के कार्यकलापों में मानवीय भावनाओं का संचार करने का आग्रह तथा बुनियादी सिद्धांतों में अशोक ने सबसे ज्यादा जो है सहिष्णु पर बल दिया था। ठीक है, और सहिष्णु पर बल दिया था और अहिंसा धम्म का एक बुनियादी जो है सिद्धांत था। यानी इसका अशोक का क्या था, अहिंसा जो है धम्म का एक बुनियादी सिद्धांत था। तो ये चीजें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। धम्म जो बच्चों की नीति में ऐसे कार्य की शामिल थे जो आज नागरिक के कल्याण से जो है संबंधित है। अगर हम लोग धम्म के जितने सारे चीजें हैं, जितने सिद्धांत है, अगर धम्म के सिद्धांत पर अगर चलेंगे तो आज आपका जो है क्या जीवन जो होगा क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, कल्याण होगा जीवन का। ठीक है, जीवन का विकास हो जाएगा। ठीक है आपका। तो ये चीजें अशोक के धम्म के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं महाभारत में वर्णित विवाह के कितने प्रकार होते हैं। महाभारत का लेखक कौन है, पहले इससे पहले ये चीज आपको जानना है। तो महाभारत का लेखक वेद व्यास है ना। महाभारत का लेखक कौन है बच्चों, वेद व्यास है। और एक चीज और बता दे आपको, वेद व्यास हो जाएगा। और महाभारत कितने दिनों में महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, 18 दिन तक चला था। कहाँ पे चला था, कुरुक्षेत्र के मैदान पे चला था। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र के मैदान पे चला था। ये चीजें भी आप लोग को बच्चों बताया। और ये आपका जो है 8 प्रकार के विवाह है महाभारत में। कौन कौन सा हो जाएगा आपका, बराह विवाह हो जाएगा, देव विवाह, आसुर विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। तो ये 8 प्रकार के विवाह है। उसमें से प्रमुख विवाह आपको ऊपर में ही दिया हुआ है। तो ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से नोट करना है। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। नोट, इसमें प्रथम 4 उत्तम एवं अंतरम 4 नंदनीय माने जा गए हैं। तो 4 जो आपको दिखा है, यानी 4 कौन कौन सा, बराह विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह और प्रजापति विवाह। ये 4 जो बच्चों उत्तम किस्म था और ये 4 जो बच्चों ये निम्न किस्म के। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, समझाइए। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि महाभारत के बारे में, महाभारत को जो है ना 5वां वेद भी माना जाता है। ये चीजें भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और महाभारत के बारे में हम लोग जानते हैं, इसको गतिशील ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाभारत जो है ना बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसको लिखने में जो है कई सालों लगा है बच्चों। ये जो है क्या टाइम के अनुसार अपने आप को जो बदलता गया, कौन, महाभारत। इसलिए इसको क्या कहा गया बच्चों, गतिशील ग्रंथ कहा गया है। इसका सिर्फ जो है संस्कृत में इसका नहीं लिखा गया है, इसका कई भाषाओं में इसको लिखा गया है बच्चों, किसको, महाभारत को। तो इसलिए इसको जो है क्या गतिशील ग्रंथ कहा जाता है ना। ये मतलब क्या है, यानी टाइम के अनुसार, है ना, टाइम के अनुसार ये बदलता गया। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। मैंने बताया ना कि सिर्फ संस्कृत में ही ये पाठ इसका जो समाप्त नहीं हो गया, ये कई भाषाओं में इसका जो है बच्चों ये हुआ है। महाकाव्य क्या अनेक जो है भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं, अनेक भाषाओं में लिखे गए। ये सब उस संवाद को दर्शाता है, पठार भिन्न कहानियां जिसके उद्भव का एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच यानी प्रसार हुआ हो, वे सब इन महाकाव्य में सहमति कर ली गई थी। और साथ ही जो है इस महाकाव्य की मुख्य कथा अनेक पूर्ण व्याख्याएं की गई थी। इसके जो है प्रसंगों की मूर्तिकला और चित्र में भी दर्शाया गया था। इस महाकाव्य ने जो है नाटकों और जो है नृत्य कलाओं के लिए भी जो है विषय वस्तु प्रदान करता है। तो ये महाभारत के बारे में मैंने बताया आपको, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। तो इन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बता भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है आगे हम लोग देखेंगे बच्चों। जो आपके स्क्रीन पे आ गया 12 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो जितने सारे क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आप लोग के लिए हम लोग जो है कई शिक्षक जो मिलकर के हम लोग स्पेशल जो है नोट्स हम लोग कई सालों से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, और बहुत ही बेहतर रिजल्ट भी आ रहा है इस नोट्स की मदद से, है ना। पिछले बार भी हम लोग नोट्स प्रोवाइड किए थे, तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो है नोट्स पढ़ करके बने हैं। आप जो है चैनल पे जाकर के भी देख सकते हैं, है ना। तो नोट्स में हम लोग जो है उन चीजों को इंक्लूड किए हैं जो आपको बाहर
कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। तो आप नोट्स में हर एक चीज को हम लोग इंक्लूड किए हैं, ठीक है बच्चों। ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स जो हम लोग जो है इसका प्राइस एक्चुअल में 1999 था, लेकिन फिर 999 लेके आए थे। लेकिन अभी आपको बता दें कि अगर आपको ऑल सब्जेक्ट का ये प्राइस जो आपका 999 का था, ये मात्र अभी आपको 499 रुपया में बच्चों ऑल सब्जेक्ट का आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, जो बहुत ही स्पेशल और खास है बच्चों, है ना। आप लोग इसके तैयारी से इसके माध्यम से तैयारी करके 400 प्लस मार्क्स बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। अगर जो भी बच्चे अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो इस नंबर पे आपको फोन पे या गूगल पे किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पे आपको सेंड करना है ना। तो आप लोग अगर जो भी बच्चे लेना चाहेंगे तो आप लोग जो है इसमें व्हाट्सएप पे कॉल करके आप हमसे जानकारी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो महात्मा बुद्ध द्वारा निर्वाण प्राप्ति करने के लिए जो है जिस मार्ग को अपनाने के लिए कहा गया था उसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया था। महात्मा बुद्ध का निर्वाण प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग को अपनाने के लिए कहा गया था उसे जो है अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इसमें दुख से मुक्ति के 8 जो उपाय बताएं। अगर आप दुखी है तो इस दुखी से आप जो है मुक्ति कैसे पा सकते हैं, इसके 8 उपाय बताएं जो बहुत ही आसानी से आपको समझना है, महात्मा बुद्ध के बताया है, ठीक है। पहला सम्यक दृष्टि, है ना। सम्यक दृष्टि जो आप दृष्टि आपका देखने का ये है, उसको समान नजर से देखना, सम्यक दृष्टि। सम्यक वचन, एक वचन पे आपको रहना है। सम्यक जीविका, है ना, जीवन पर। सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प आपका होना चाहिए। सम्यक कर्म, आप कर्म पर भरोसा होना चाहिए। सम्यक व्यायाम, यानी आपको व्यायाम करना है ना, जिम करना है ना। सम्यक समाधि, ठीक है। तो ये आप लोग का जो बच्चों क्या है 8 प्रकार के जो क्या है बच्चों, ये दुख से मुक्ति पाने के लिए ये 8 प्रकार के क्या है बच्चों आपका मार्ग है, और ये 8 मार्ग को जो है बच्चों अपनाना है, ठीक है, अगर आपको अच्छा कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखों के स्रोत को लिखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही इजी से आपको इजी तरीके से समझना है। क्वेश्चन कहलाता है कि मौर्य काल के बारे में। हम लोग जानते हैं मौर्य काल के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना। और मौर्य काल इतिहास के 4 अभिलेख जो इस प्रकार है। पहला मैंने क्या बताया आपको, सभासगिरी, है ना। उसके बाद गिरनार, जूनागढ़, ये तो बता ही दिए ये सारा। तो ये क्वेश्चन में आपको क्या ही कहना। गोपुरम से आप क्या समझते हैं बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये चीजें को आपको समझना है, तो इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया था। देखिए गोपुरम जो होता था, क्या होता था, मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है। विजयनगर का एक पार्ट का ये क्वेश्चन है, जो 1336 में इसका स्थापना हुआ था, है ना। और इसमें विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेव राय थे, जो आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो गोपुरम के बारे में हम लोग जानते हैं कि मंदिर के जो प्रवेश द्वार होता है उसको गोपुरम कहा जाता था, है ना। विजयनगर में जो शासक बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते थे, उसका उतना ही बड़ा जो क्या होता था बच्चों, गोपुरम होता था। उसका गोपुरम से पता चलता था कि ये जो है कितना जो है ये शक्तिशाली और पावरफुल जो है लोग हैं, ठीक है। तो किसके माध्यम से पता चलता था, गोपुरम से। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, है ना। शासकों ने मंदिरों के गोपुरम का निर्माण कराया था। ये अत्यधिक विशाल एवं ऊंचे होते थे। ये संभवतः सम्राट की ताकत को याद दिलाती है, मैंने बताया जो अभी आपको, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग जो है ये ऊंची मीनार बनाने में जो है सक्षम थे। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों की संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी तो हमारे पास साहित्यिक एवं जो है पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत है ना। तो देखिए आप साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आपका आ जाएगा, कौन सा साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएगा आपका, कौटिल्य का जो बच्चों अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य जिसको हम लोग चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य का जो बच्चों क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र के माध्यम से भी हम लोग मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग जान सकते हैं। उसके बाद मैगस्थनीज यानी इंडिका के माध्यम से बच्चों हम लोग जो है क्या मौर्यकालीन के बारे में हम लोग जान सकते हैं। जो इंडिका के लेखक कौन है, मैगस्थनीज है। विशाखादत्त यानी मुद्राक्षर किसका लेखक बच्चों कौन है, विशाखादत्त के मुद्राक्षर से भी हम लोग जो है मौर्यकालीन के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। जो पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख एवं कुम्हार के जो है अवशेष महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। तो बच्चों ये आपका मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत थे जो मैंने आपको बताया। फिर से आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चीजों को आपको समझना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीजों को आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे आपके स्क्रीन पे आ गया, मुगल दरबार में पांडुलिपि कैसे तैयार किए जाते थे। जब उस टाइम मैंने क्या बताया आपको, प्राचीन काल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ अभी तो आप मुगल काल के बारे में आपको बताने जा रहे थे। पांडुलिपि उसको कहा जाता था जब उस टाइम कलम और कॉपी का आविष्कार नहीं होता था, तो उसी काल के बारे में कोई जो है सिद्धांत वगैरह जो भी चीज है लिखने की जरूरत पड़ती थी। तो उस टाइम जो बच्चों क्या है, पेड़ के छाल को जो है छील करके उसको जो है सुखा करके उस पर लिखा जाता था, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद ये जाकर के फिर सड़ जाते थे, तब जो है बच्चों अभिलेखों के माध्यम से जो है लिखना शुरू हुआ था। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे पांडुलिपि के बारे में। तो देखिए पांडुलिपि तैयार एक लंबे समय एक लंबी प्रक्रिया है, जो मैंने बताया आपको, है ना, कि कई शामिल होते हैं जो लोग कामों में दक्षता होते हैं। सब पहले पांडुलिपियों का पन्ना तैयार किया जाता है। ये जो कागज बनाने वाले जो है काम था। तैयार किए गए पन्ने पर अत्यधिक सुंदर अक्षर पर जो है पाठ की नकल तैयार की जाती है। जो आपको दिख रहा होगा ये आप लोग का पांडुलिपि है जो आप लोग दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ,
उस समय शुभलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला अत्यंत जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है ना। इसमें अत्यंत हाथ से लिखा जाता था और इससे कला को महत्वपूर्ण माना जाता था बच्चों। तो ये था मुगल दरबार में पांडुलिपि को तैयार कैसे किया जाता था। तो ये था, ये इन चीजों को आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों में होता था। सरकंडे के टुकड़े के स्याही में डुबो कर लिखा जाता था। इसके बाद जो कोफ्तागर पृष्ठों के चमकाने का जो है बच्चों काम करते थे। चित्रकार पाठ के दृश्यों को चित्रित करते थे। अंत में बच्चों जो है जिल जो साजा प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा करके अलंकृत अवतार देता था और जो है तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु और बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता है था। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग का था पांडुलिपि के बारे में। आप लोग उम्मीद है कि इन चीजों को बहुत अच्छे समझ गए होंगे। भारत आने वाले 4 विदेशी यात्री, उनकी यात्रा वृत्तांत का नाम आप लोग को ये बताना है। ठीक है, चलिए। हाँ, अलबेरुनी कहाँ के थे बच्चों, और आपको पता ही होगा उसका किताब कौन सा, किताबुल हिंद। अलबेरुनी का क्या है, किताबुल हिंद है। ठीक है, ये अरबी भाषा में लिखा है, ये चीज आपको पता ही होगा, है ना। ये सभी भाषा के जानकारी थे और ये फारसी के अलावा 3 और भाषा इसको जानते बच्चों, जो सीरिया, संस्कृत और यूनानी जो है अलबेरुनी का भाषा था। ये आप लोग जानते हैं। इसका किताब का नाम क्या है, किताबुल हिंद है। आपको एमसीक्यू में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अलबेरुनी कहाँ का निवासी था बच्चों, तो ये अलबेरुनी जो है बच्चों उज्बेकिस्तान में स्थित यानी ख्वारिज्म के थे, है ना। हाँ चलो, ख्वारिज्म के थे और ये 973 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, जो ख्वारिज्म में जो शिक्षा का केंद्र था, जो मोहम्मद गजनी ये जिस टाइम आक्रमण किया था, उसको आक्रमण के समय जो बच्चों अलबेरुनी को लेकर के आए थे। ये कहाँ के थे, उज्बेकिस्तान के थे, है ना, जो ख्वारिज्म के थे। तो उसके बाद दूसरा क्या था, रिहाला। रिहाला किसका था, इब्न बतूता का। ठीक है बच्चों, कितना है, रिहाला किसका है, इब्न बतूता का, है ना। इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे, चलिए तो बताइएगा। इब्न बतूता के बारे में आप लोग कमेंट करेंगे। फ्रांसिस बेंडियर फ्रांस के रहने वाले थे। इसका बुक का नाम क्या, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। मैगस्थनीज कहाँ के थे, मैगनीस इंडिका। ठीक है, इसका ग्रंथ है ना। और मोरक्को के रहने वाले थे बच्चों। ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे समझ गए होंगे। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो बहुत अच्छे से आसानी से आप लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मीबाई कौन थी बच्चों। तो लक्ष्मीबाई के बारे में कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं लक्ष्मीबाई के बारे में, है ना। तो लक्ष्मीबाई बहुत बड़ा जो क्या थे बच्चों, फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, वह झांसी उत्तर प्रदेश की रानी थी। अपने संतान ना होने पर उसने जो है एक बच्चे को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया था, है ना। उसका पुत्र नहीं था तो वो जो है दत्तक पुत्र लिया था, यानी गोद लिया था किसी के पास। ठीक है, उसके बाद जहाँ झांसी का जो है उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, इसको क्या किया गया था, झांसी का उत्तराधिकारी जो है घोषित किया गया था, किसमें, लक्ष्मीबाई को। लेकिन अंग्रेजों ने उसे जो है उत्तराधिकारी की जो है घोषणा के अधिकार को मान्यता नहीं दे रहा था, उसको जो है मान्यता नहीं दी थी। इसी कारण वह 1857 के जो है विद्रोह के दिनों में जो अंग्रेजों सेनाओं से जो है जूझ पड़ रही और उसने नाना साहेब के विश्वसनीय सेनापति तात्या टोपी और अफगान सरदारों की मदद से जो है ग्वालियर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, तो यह ग्वालियर कहाँ पर था, मध्य प्रदेश में पड़ता, और वो जाकर के स्थापित कर लिया था, कौन, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है बच्चों, है ना। अफगान सदा ग्वालियर पर जाकर अपना अधिकार प्राप्त किया। अंत में जो है कालपी के स्थान पर वह जो है बच्चों अंग्रेजों से संघर्ष करती हुई वीरगति से प्राप्त हुई थी। वो कालपी पे जाकर के बच्चों क्या हो गया था, यानी वीरगति हो गया, यानी शहीद हो गया। ठीक है, और वीरगति प्राप्त हुई थी। उसकी वीरता सभी के लिए जो है प्रेरणा मानी जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लक्ष्मीबाई के बारे में, आप लोग बहुत अच्छे समझ गए। 1857 के विद्रोह ने जन विद्रोह था, कैसे, 2 कारण बताइए। देखिए 1857 को विद्रोह को जन विद्रोह इसलिए कहा गया था क्योंकि इसमें क्या था, जब कारण की अगर बात किया, जब अंग्रेजों द्वारा मशीनों से बना माल भारतीय बाजारों में लाया गया तो जो है भारतीय हस्त उद्योग पूरी तरह से ठप हो गया था और कारीगर क्या भुखमरी के कागार पर आ गए थे। ठीक है, तो ये था इसका पहला रीजन। दूसरा क्या था, किसानों पर तरह तरह के कर लगाए जाते थे और उन्हें कच्चे माल उगाने के लिए जो है विवश किया जाता था और फिर मनमानी दांव पर उसे जो है माल जो है ले लिया जाता था और आए दिन अनाज की कमी के कारण क्या था, यानी अकाल पड़ने लगे थे और अंततः जन आंदोलन भंडाकर क्या था, यानी भटकना स्वाभाविक था। तो बच्चे ये जन आंदोलन के रूप में ये ले लिया था। ठीक है, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे बच्चों, चलिए इन चीजों को आप लोग को समझना है। ठीक है, तो बताइए फटाफट, आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे चंपारण आंदोलन के बारे में। तो हम लोग जानते हैं चंपारण आंदोलन कब हुआ था बच्चों, तो 1917 को हुआ था, है ना। चंपारण के बारे में आप लोग जानते हैं ना, चंपारण सत्याग्रह, है ना। जो इसका 2 कारण थे, पहला कारण चंपारण बिहार में क्या था, यूरोपियन निहले यहाँ के किसानों से नील की खेती जो है कराते थे। यहाँ के लोग जो है क्या, नील की खेती कराते थे, है ना। जिसे 3 कटिया पद्धति जिसको हम लोग कहते थे, यह टैक्स इन लोगों के ऊपर लागू कर दिया था, यानी हर हाल में जो है 3 कटिया पद्धति के माध्यम से ही जो है बच्चों नील का खेती करवाया जाता थे, है ना। और उनके ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार करते थे और उन्हें अपने जो है उत्पादक का उचित मूल्य नहीं मिलता था। जो उत्पादक करते थे उसका उचित मूल्य नहीं मिलते थे, है ना। महात्मा गांधी अफ्रीकी के अपने आंदोलन के अनुभव को जो है चंपारण में दोहराना चाहते थे, है ना। जो अपने महात्मा गांधी ने अफ्रीकी के अपने आंदोलन के अनुभव से जो है वो यहाँ जो है चाहते थे और इसलिए वहाँ
के किसानों की सहायता करने का जो है आश्वासन दिया था। और अपना बिहार चंपारण भी आए थे महात्मा गांधी, किसके कहने पर राजकुमार शुक्ल नाम के जो हैं व्यापारी थे, उसके कहने पर जो अपना भारत आए थे। ठीक है बच्चों, तो ये था आप लोग का 20 क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट था, जो उम्मीद है कि आप लोग इन चीजों को अच्छे से, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर दिए पाए होंगे। तो ये आप लोग का 20 था, 20 क्वेश्चन किया और इसमें से आप लोग का कितना आंसर आया ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी हर जगह आप लोग शेयर करेंगे। एंड एक चीज और बता दें कि जो बच्चे आप लोग नोट्स लेना चाहेंगे इस नंबर पे आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, है ना, 9162055090। तो आपको जो ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएंगे, जो स्पेशल हम लोग नोट्स तैयार किए हैं आप लोगों के लिए 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए डियर हम लोग यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।